विपक्षी गठबंधन ने पटना से लेकर मुंबई तक बंद कमरों में आपसी दोस्ती की तमाम बातें की। गठबंधन भी बनकर तैयार हो गया, लेकिन जब बारी एक साथ मंच साझा करने की आई तो सारे दल एक दूसरे से कन्नी काटने लगे। यही वजह है कि गठबंधन की साझा रैलियों पर पेच फंस गया। वजह यह कि केजरीवाल पंजाब और दिल्ली सहित कई राज्यों में कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते। यही हाल ममता बनर्जी और दूसरी पार्टियों का भी है। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से साफ तौर पर कहा कि जब अलग अलग चुनाव लड़ना है तो फिर एक मंच पर खड़े होने से उसका नुकसान हो सकता है। विपक्षी गठबंधन में विधानसभा चुनाव से पहले साझा रैलियों पर एक राय नहीं बन पा रही है, लिहाजा होने वाली कैंपेन कमेटी की बैठक टाल दी गई है। मुंबई बैठक के बाद देश भर में दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना और लखनऊ में साझा रैली के साथ ही चुनावी राज्यों में भी गठबंधन की साझा रैली का प्रस्ताव आया था। गठबंधन में शामिल कई दलों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि कई राज्यों में घटक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसलिए साझा रैली से उनके वोटर्स प्रभावित हो जाएंगे। इस वजह से कांग्रेस के साथ मंच साझा करना उनके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। इसी मतभेद की वजह से मंगलवार को होने वाली कैंपेन कमेटी की बैठक नहीं हो पाई। अब ये बैठक शरद पवार के घर पर होने वाली समन्वय समिति की बैठक के बाद होगी। कांग्रेस के साथ सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा पहले ही समस्या बना हुआ है। गठबंधन की कैंपेन कमेटी की पहली बैठक में कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया कि शुरुआत में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां की राजधानियों में नेताओं की सामूहिक रैलियां आयोजित की जाएं। साथ ही देश भर में संदेश देने के लिए बाद में राजधानी दिल्ली, पटना, लखनऊ सहित अन्य राज्यों में भी सामूहिक रैली हो, लेकिन सहयोगी दल इसके लिए तैयार नहीं हैं। विपक्षी गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगी। गठबंधन के नेताओं ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक में गठबंधन की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया है। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की पिछले दिनों मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। समन्वय समिति विपक्षी गठबंधन के शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी दलों के गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शरद पवार के आवास पर होनी है और इसको लेकर बड़ा हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई। बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, संयोजक चुना जाएगा, पीएम फेस पर बातें होंगी। इसी तरह की कई बातें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस बैठक में सभी पार्टियों के जूनियर नेता शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात यह कि टीएमसी और सीपीएम का कोई नेता इसमें मौजूद नहीं होगा। नीतीश कुमार ने ललन सिंह की जगह संजय झा को भेज दिया। ऐसे में इस बैठक में कुछ तय हो ऐसा लगता नहीं है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद ये कहा जाएगा कि अच्छी बातें हुई, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, फिर अगली बैठक की तारीख बता दी जाएगी। अभिषेक बनर्जी को ईडी के दरबार में हाजिरी लगानी थी, इसलिए वे नहीं आएंगे, लेकिन सीपीएम ने तो अभी तक किसी भी कमेटी के लिए किसी नेता का नाम नहीं दिया है। गठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने सभी दलों के बीच समन्वय स्थापित कर गठबंधन के लिए संयोजक का नाम, सीट बंटवारे और प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरे पर मुहर लगाने जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। पहली कोऑर्डिनेशन मीटिंग में गठबंधन के लिए संयोजक का नाम भी तय किया जा सकता है। इस पद के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की काफी चर्चा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नाम की भी चर्चा है और ऐसी भी खबरें हैं कि गठबंधन के एक से ज्यादा संयोजक भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच टकराव की कहानी पुरानी है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के मकसद से तैयार किए गए गठबंधन की कोऑर्डिनेशन मीटिंग के सामने ये भी बड़ी चुनौती होगी कि दोनों के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। हालांकि सीपीआईएम साफ कर चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में टीएमसी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। 17 जुलाई को सीताराम येचुरी ने कहा कि वामपंथी और कांग्रेस के साथ धर्मनिरपेक्ष दल राज्य में बीजेपी के साथ टीएमसी से भी मुलाकात करेंगे। बेंगलुरु में हुई गठबंधन की दूसरी बैठक में उन्होंने 2004 वाला मॉडल अपनाने की बात कही थी, जिसके जरिए लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी दलों के गठबंधन में एक साथ हैं, लेकिन राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कह चुके हैं कि वे अकेले चुनाव लड़कर जीतना जानते हैं।
दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े दिल्ली सेवा बिल को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान से केजरीवाल भड़क गए थे। संदीप दीक्षित ने दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल को सौंपे जाने की मांग का विरोध किया था। इन सब के चलते मीटिंग में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच सामंजस्य बिठाने की भी चुनौती होगी। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। हाल ही में हुए पुथुपल्ली उपचुनाव में दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। केरल में दोनों दलों को कैसे साथ लाया जाए, इस पर मीटिंग में चर्चा की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। G20 के डिनर में शामिल होना, पीएम मोदी के करीब दिखना, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलना और G20 समिट के अगले ही दिन पीएम मोदी को बिहार को मालामाल करना। साफ है कि बिहार की सियासत में भूचाल की तैयारी हो चुकी है, कहानी लिखी जा चुकी है, अब वक्त उस पर अमल करने का है। इसी वजह से नीतीश कुमार 16 सीटों की मांग पर अड़ गए हैं। नीतीश कुमार का अतीत देखकर पहले से ही आशंका बनी हुई है कि न जाने कब पाला बदल लें। नीतीश कुमार अगर 18 साल से लगातार बिहार के सीएम बने हुए हैं तो इसके पीछे दो प्रमुख कारण है। पहला, ये समता पार्टी के बाद जेडीयू बनने की कहानी का आधार ही आरजेडी का विरोध रहा है। लालू राज को जंगल राज बताकर ही नीतीश ने लालू राबड़ी राज को उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल की थी। दूसरा, नीतीश कुमार का जातीय आधार लवकुश समीकरण वाले वोटर रहे हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या कुश यानी कुशवाहा वोटर्स की रही है। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने और सम्राट चौधरी के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश के वोटर्स की संख्या अब सिर्फ स्वजातीय लव यानी कुर्मी वोटों पर ही सिमट कर रह गई है। भाजपा ने उसमें भी सेंधमारी कर दी है। आरसीपी सिंह को अपने साथ लेकर भाजपा ने नीतीश के वोट काटने का बंदोबस्त कर दिया। आरजेडी शासन का आतंक झेल चुके वो वोटर बीजेपी और जेडीयू के साथ आए थे, वे भी नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने पर बिदके हुए हैं। नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ जाने के बाद अब इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि उनसे चूक तो हुई है। शायद यही वजह है कि G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति की ओर से आयोजित भोज कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने शामिल होने का फैसला लिया। भोज में पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर किसी को भी सहज भरोसा हो जाएगा जेडीयू और बीजेपी में भीतरी स्तर पर कोई खिचड़ी पक रही है। आरजेडी या बिहार के महागठबंधन में शामिल दूसरे दलों को इस बात का अनुमान है कि नीतीश का मन कभी भी बदल सकता है। अगर नीतीश को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चाओं पर विराम लग गया तो समझा जा सकता है कि जेडीयू से इतर महागठबंधन के दूसरे घटक दल उनके बारे में क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में राष्ट्रपति के भोज का आनंद ले रहे थे। लालू प्रसाद यादव तीर्थाटन पर देवघर निकले। इधर तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए बूथ कमेटी बनाने का टास्क सौंपने के लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुला ली। नीतीश को विपक्षी गठबंधन में अपनी औकात का अंदाजा लग चुका है। वे अब किनारे होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसलिए वे दो बातों को आधार बना सकते हैं। पहला ये कि तेजस्वी यादव अब रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में चार्जशीटेड हैं। इसी मामले में जब पहली बार 2017 में तेजस्वी का नाम आया था तो नीतीश ने आरजेडी से पल्ला झाड़ लिया था। अब तो वे चार्जशीटेड हो गए हैं। दूसरा कारण सीटों का बंटवारा बनेगा। नीतीश कुमार को सभी सीटें चाहिए, यानी बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में अकेले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ही 16 सीटें चाहिए। ऐसा हुआ तो 24 सीटों में ही आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को बंटवारा करना होगा। आरजेडी किसी कीमत पर जेडीयू से कम सीटें नहीं चाहेगी। दोनों दलों के बीच अगर बराबर सीटें बढ़ जाएं तो 32 तो इन्हीं के खाते में चली जाएंगी। तब सिर्फ 8 सीटें कांग्रेस और वाम दलों के लिए बचती हैं। कांग्रेस ने पहले ही 10 और सीपीआई ने 5 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। सीट शेयरिंग ही इस बार नीतीश के किनारे होने का बहाना बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आजम खान के 21 ठिकानों पर एक साथ जैसे ही इनकम टैक्स की रेड पड़ी, रामपुर से लेकर लखनऊ तक की सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताने लगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। छापेमारी में इतनी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात मिले हैं जिसका आकलन करने के लिए 2 सुनारों को बुलवाना पड़ा। आजम खान के आवास के बाहर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ये सारी कार्रवाई आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर हो रही है। आकाश सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से शिकायत की थी कि आजम खान के जौहर ट्रस्ट को ऐसे लोगों ने भी दान दिया है जिन्होंने खुद कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा। इसके साथ ही आजम खान ने ट्रस्ट के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया आजम खान को सपा सरकार में मंत्री रहते हुए जौहर ट्रस्ट को 4,983,91,000 रुपए मिले।
जब आजम खान मंत्री पद पर नहीं थे तो सिर्फ 109,90,000 लाख रुपए ही प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त में भी गड़बड़ी की गई। इसमें लोगों की जमीन पर कब्जा करना आदि शामिल है और इसके साथ ही ट्रस्ट में आजम खान के अलावा उनके परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी शामिल हैं। इस शिकायत की जांच के बाद इनकम टैक्स की कई टीम्स रामपुर आ गईं। रामपुर के अलावा लखनऊ, सीतापुर, गाजियाबाद समेत 21 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आकाश सक्सेना ने कहा कि हमने 2021 में CBDT में शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान के ट्रस्ट में दिखाया गया दान पूरी तरह से फर्जी है। हमने इसकी जांच की मांग की है। आजम खान ने अपने विश्वविद्यालय की लागत कम बताई। हमने मांग की कि मूल्यांकन फिर से किया जाना चाहिए। नए मूल्यांकन के आधार पर आजम खान पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। रामपुर में भी आजम खान के घर के अलावा हमसफर रिसोर्ट, चमरोवा विधायक नसीर खां समेत उनके कई करीबियों के इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। हालांकि क्या निकलता है ये कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पता लगेगा। आजम खान पर बेनामी संपत्ति और टैक्स में अनियमितता को लेकर 2019 में शिकायत हुई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने ईडी को जांच के आदेश दे दिए थे। आरोप था कि सांसद आजम खान ने 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 560 एकड़ भूमि में जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इसमें नियमों और कानून को ताक पर रखकर सरकारी धन का दुरुपयोग और जमीनों पर कब्जा करने की बात भी शामिल थी। आयकर विभाग की नजर जौहर ट्रस्ट को चंदा देने वालों पर भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि चंदा देने वालों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।